बेला ने गाड़ी की गति तेज कर दी। सड़क पर वर्षा होने से फिसलने का संदेह होते हुए भी वो हवा की सी तेजी से बढ़ी जा रही थी। वो आज आनंद से जीवन का निर्णय करके ही छोड़ेगी। वो कभी भी ये सहन नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसकी छाती पर मूंग दलकर आनंद संध्या से विवाह कर ले। वो बांझ है, ये झूठे शब्द उसे फूंक रहे थे। वो तड़प रही थी, जल रही थी। संध्या की बस्ती के फाटक में से होते हुए वो सीधे गाड़ी को बरामदे के पास ले आई। संध्या और उसकी माँ बरामदे में एक और खड़ी बातें कर रही थी। एकदम ब्रेक लगने की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। संध्या बेला को बरामदे की सीढ़ियों पर पांव रखते देखकर उसके स्वागत के लिए बढ़ी। आओ बेला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो? क्रोध में नथुने फैलाते हुए बेला ने पूछा। अंदर कमरे में, परंतु पूरी बात सुने बिना ही बेला जोर जोर से पांव रखती भीतर चली गई। संध्या उसके क्रोध को भांप गई। हुमायूं ने टेलीफोन पर उसे सब कुछ बता दिया था, पर उसने आनंद से इसका वर्णन न किया। वो व्यर्थ उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी। कहीं ये क्रोध कोई और रूप न धारण कर ले, यह सोचकर वो बेला के पीछे पीछे अंदर कमरे में चली आई। दोनों को चुपचाप अपनी ओर आते देख आनंद सोफे से उठ बैठा। आओ आओ मिस सपेरन, आज रास्ता भूलकर इधर कैसे आ गई? आनंद ने व्यंग भरे स्वर में पूछा। सपेरे की खोज में, होठों को दांतों तले दबाते बेला ने उत्तर दिया। खूब, आओ बैठो। देखो संध्या, इनके लिए कुछ लाओ। सांपों में रहकर ये स्वयं आज कुछ अधिक विष लिए हुए है। बेला ने घूमकर संध्या को देखा और जो पीछे खड़ी हंस रही थी, उसे देखकर बेला और जल भुन गई। संध्या ने भी उसके मन में उठता हुआ धुआं देख लिया और आनंद की ओर देखते हुए झुककर बोली, अभी लाई। दीदी रहने दो, बहुत हो चुका। यदि हो सके तो बाहर चली जाओ। वो क्यों? क्या कोई प्राइवेट? हाँ हाँ, बहुत ही प्राइवेट। संध्या चुपके से बाहर चली गई। जाते समय उसने संकेत से आनंद को डटे रहने के लिए कहा। कहो कैसे आना हुआ? आनंद ने संध्या के जाते ही पूछा। आपका धन्यवाद करने। धन्यवाद? वो किस लिए? उस रंगीन रात का जो मैंने आपके साथ व्यतीत की। ओह, वास्तव में बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे फौरन बंबई पहुंचना था। क्यों नहीं, यहाँ भी तो किसी की आंखें आपकी प्रतीक्षा में बिछी हुई थी। सो तुम ठीक समझी। ना जाने क्यों मन थोड़ी देर के लिए भी इस बस्ती से दूर नहीं रहना चाहता था। आनंद ने विष से विष को काटते हुए उत्तर दिया। किसी का घर जलाकर बसाई हुई बस्तियां कभी नहीं रहती, और फिर वो बस्ती जहां दूसरों की बेबसी पर ठहाके लगाए जाते हैं। बहुत खूब। क्या ये फिल्म का डायलॉग था? किंतु ऐसे डायलॉग वास्तविक जीवन में कोई प्रभाव नहीं रखते, इसीलिए कि आप वास्तविक जीवन से बहुत दूर अपनी रंगरलियों में मस्त हैं। किसी के उजड़े हुए घर पर नया महल खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? अपने परिश्रम से जो बन गया बनाया। तुम जैसी नागिन के भरोसे रहता तो आज तक कोई नाम और चिन्ह भी नहीं रहता। क्यों नहीं, अब तुम सब कुछ कहोगे। नागिन, सपेरन, बदचलन और बांझ भी, जो जी में आए कह डालिए। आप यों मेरा अपमान करके रास्ते से क्यों हटते हैं? मैं तो स्वयं आपसे दूर जा रही हूँ, कभी भी ना लौटने के लिए। अब मैं आपकी आंखों में नहीं खटकूंगी। झुकना तो मैंने कभी नहीं सीखा। ना जाने जीवन की कौन सी बेबसी मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं जीवित ही अपने आप को विधवा समझती। बेला, पर्दे के पीछे से निकलती हुई संध्या चिल्लाई। ऐसे अशुभ बोल मुंह से मत निकालो। तुम घबराओ नहीं, मेरी मांग का सिंदूर तुम्हारी मांग में लग जाएगा। होश में आओ। संध्या ने लपककर बेला को कंधे का सहारा दिया, जो क्रोध में कांप रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। वो इस पागलपन में सब कुछ भूल रही थी। जैसे ही संध्या ने उसे अपनी बाहों में लिया, बेला ने झटके से उसे अलग कर दिया
और चिल्लाते हुए बोली, मुझ अशुभ को मत छुओ, वरना तुम भी बांझ हो जाओगी और यह जीवन भर अपने घर में उजाला देखने को तरसते रहेंगे। फिर शायद तुम्हारे उजड़े हुए घर पर भी कोई नया महल बना डालें। इससे पहले कि संध्या कोई उत्तर देती, वो क्रोध में फुफकारती हुई कमरे से बाहर चली गई। संध्या उसे रोकने को बढ़ी, परंतु आनंद ने उसे पकड़ लिया और बोला, जाने दो। नहीं, उसे रोकना होगा, वो किसी बड़े भ्रम में है। होने दो, इससे पहले कि वो किसी की कुटिया फूंक दे, वो स्वयं ही राख हो जाएगी। नहीं नहीं आनंद, संध्या ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। बेला की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। इससे पहले कि दोनों उसे रोकने का निर्णय करते, गाड़ी बाहर जाने लगी। गाड़ी की तेज गति और ऊंची आवाज बेला के क्रोध की सीमा बता रही थी। एकाएक गाड़ी का ब्रेक लगने से एक धमाका हुआ और शीशे फूटने की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। दोनों भागकर देखने के लिए बरामदे में आए। फाटक से एक ट्रक भीतर आया। बेला ने ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी को ट्रक से बचाना चाहा और वो घूमकर बिजली के खंभे से जा टकराई। आनंद और संध्या ये घटना देखकर तुरंत उधर दौड़े। इधर काम करते हुए मजदूर भी वहां पहुंच चुके थे। बेला बेहोश गाड़ी के स्टीयरिंग पर पड़ी थी। गाड़ी का अगला भाग दब चुका था। मजदूरों की सहायता से उसे सीट से खींचकर बाहर निकाला गया। उसके माथे पर चोट आई थी। आनंद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से चलता हुआ कमरे में ले आया। डॉक्टर को फोन किया और दोनों उसकी बेहोशी दूर करने का यत्न करने लगे। डॉक्टर ने आते ही इंजेक्शन दिया और कमरे की सब खिड़कियां खुलवा दी। बेहोशी का कारण क्रोध और घबराहट थी। जब उसे कुछ और देर बाद होश नहीं आया तो डॉक्टर ने उसका पूरा निरीक्षण किया और आनंद की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों डॉक्टर के होठों पर मुस्कान देखकर आश्चर्य से उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। डॉक्टर ने आनंद को एक तरफ बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। दवा लिखते ही फिर दोनों कानाफूसी करने लगे। संध्या से ना रहा गया और पास आकर पूछने लगी, आखिर बात क्या है? कुछ ऐसी ही बात है, आनंद ने मुस्कुराहट होठों में दबाते हुए उत्तर दिया। मैं भी तो सुनूं। आनंद धीरे से अपना मुंह संध्या के कान के पास ले आया और बोला, तुम मौसी बनने वाली हो। सच? उसके मुंह से निकला। जी। डॉक्टर जो उनके संकेत समझ रहा था साक्षी में बोला। बेला के होश में आने के चिन्ह प्रकट होने लगे और तीनों उधर लपके। उखड़े उखड़े सांसों में वो हिचकियां सी लेने लगी। डॉक्टर ने दवाई में भिगोया रुई का फाहा उसकी नाक के सामने रख दिया और तीनों दम साधे उसे देखने लगे। माथे पर आई चोट को धोकर उसने दवाई लगा दी। डॉक्टर के चले जाने पर आनंद बेला के हाथ मलने लगा। संध्या दूध ले आई और दोनों ने मिलकर बलपूर्वक उसे दूध पिलाया। थोड़े समय पश्चात पासा मामू और खान बीबी मुस्कुराते हुए आए और बधाई देकर चले गए। बेला आश्चर्य में थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या आनंद के पास मेरे दोबारा लौट आने पर ये सब लोग उसे बधाई दे रहे हैं या उसकी हार पर उसका उपहास उड़ाया जा रहा है? वो उसी उलझन में पड़ी संध्या से पूछने ही वाली थी कि हुमायूं ने प्रवेश किया और आनंद के कंधे थपथपाते हुए बधाई दी। संध्या और आनंद दोनों मुस्कुरा दिए। बेला विचित्र विस्मय में थी। जब हुमायूं को बेला ने अपने पास अकेला पाया तो धीरे से पूछने लगी, आपने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? खुशी की इटलाती हवा जो कह आई थी। क्या कि तुमने मंजिल फतेह कर ली? नहीं, यह तो मेरी हार की जय जयकार हो रही है। मेरी गाड़ी की घटना ही इन लोगों की सहानुभूति का कारण बनी है। वरना क्या, मेरी आशाओं की अर्थी। लेकिन कभी कभी तूफानों में पड़कर टेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाते हैं। समझ में नहीं आता आखिर ये सब क्या तमाशा है। सब हंस रहे हैं, मेरी बेबसी पर मुस्कुराकर आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। कोई बधाई देता है, कोई मुंह मीठा कर रहा है। हर किसी की दृष्टि मुझी पर लगी हुई है। तो तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा? हुमायूं ने भोलेपन से प्रश्न किया। नहीं तो। आनंद, ऊंची आवाज से हुमायूं ने पुकारा।
आनंद भागता हुआ अंदर आ पहुंचा। क्या है, तुम भी यार बहुत अजीब आदमी हो। क्यों इस बेचारी से अभी तक कुछ कहा ही नहीं? क्या मेरा सर? ये कहता हुआ हुमायूं आनंद को छोड़कर बाहर चला गया कि वो खुद उससे निपट ले। आनंद ने एक दृष्टि जाते हुए हुमायूं पर डाली और फिर घूमकर बेला को देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और दिलों में एक कपकपी सी दौड़ गई। आनंद धीरे से उसके पास आ ठहरा और नम्रता से पूछने लगा, तो सच तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं? किस बात का? तुम यहाँ धन्यवाद करने आई थी ना उस रंगीन रात का? हाँ, तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या शीघ्र हमारे घर एक अतिथि आने वाला है? बेला यह सुनकर लजा गई और तकिए में मुंह छिपाने का यत्न करने लगी। हुमायूं और संध्या भी वहां आ पहुंचे और तीनों बैठकर चाय पीने लगे। बेला उसके मुख पर हर्ष की रेखाओं को पढ़कर चुपचाप बिस्तर पर लेटी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आनंद और संध्या को एकांत में मिलते और बातें करते देखकर उसके मन में डाह की भावना जाग उठती। वो बेचैन हो जाती और कई विचार आ आकर उसे सताने लगते। कभी वो सोचती कि शायद संध्या आनंद से पूछ रही हो, ये सब क्या हुआ, कब हुआ? तुम तो कहते थे कि बेला बांझ है, बेला में बच्चे जनने की शक्ति नहीं, और यदि हो भी तो तुम कानून और समाज से लड़कर मुझसे ब्याह रचाने वाले थे। फिर ये सब क्या हुआ? संध्या की आशाओं पर पानी फिर गया। यही सब सोचकर स्वयं ही बेला मुस्कुराने लगती। फिर कोई और विचार, कोई और अन्य घटना उसे गंभीर बना देती। बगल वाले कमरे में आनंद और संध्या किसी बात पर खड़े हंस रहे थे। बेला ने देखा और झुंझला उठी। आज वो दीदी की अतिथि थी, वरना कभी अपने घर में ऐसे चोरी छिपे की बातें होती तो वो फौरन उसे बाहर निकाल देती। वो अपनी हंसी को बांटना ना चाहती थी। कुछ सोचकर एकाएक ही उसने हाय हाय की रट लगानी आरंभ कर दी। आनंद और संध्या भागे हुए उसके पास आए। सिर में बड़ा दर्द है, यह कहकर उसने आनंद से सिर दबाने का अनुरोध किया। संध्या ने ये काम करना चाहा तो बेला ने उसे रोक दिया और बोली, इनके होते किसी पराये को कष्ट देने का मुझे क्या अधिकार है? पराये का शब्द सुनकर संध्या को बुरा तो लगा, परंतु अवसर को देखते हुए वो चुप रही और आनंद के कहने पर दूध लेने बाहर चली गई। उसे बेला की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो पति को देवता के स्थान पर एक खिलौना समझे। वो ना चाहती थी कि आनंद फिर उसके हाव भाव का शिकार हो जाए और उसकी तपस्या और परिश्रम व्यर्थ जाए। दूध के साथ दवाई की गोली देते हुए संध्या ने दृढ़ मुद्रा में आदेश देते हुए कहा, जाइए, रात हो गई, आराम कर लीजिए। परंतु मेरा सर, वो मैं संभाल लूंगी। संध्या ने बेला की बात बीच में ही काट दी और आनंद को वहां से उठकर जाने का संकेत किया। आनंद चला गया। बेला को दीदी की यह बात अच्छी नहीं लगी। बेला चुपचाप लेटी अपनी उलझनों में खोई रही। बातों में जब उसे संध्या से पता चला कि डॉक्टर ने उसे यहीं बिस्तर पर लेटे रहने का आदेश दिया है तो पूछने लगी, कब तक? 6 महीने तक, जब तक बच्चा नहीं होता। वो क्यों? दशा ही ऐसी है, वरना तुम्हारी जान का भय है। परंतु ये मुझसे नहीं होगा। एक स्थान पर पड़े पड़े मैं पागल हो जाऊंगी। वो बेचैनी और घबराहट में अपना सर झंझोड़ने लगी। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम तो तुम्हारे संग हैं। बेला चुप हो गई और छत पर छिपकलियों को देखने लगी जो एक कीड़े को लेकर आपस में लड़ रही थी। वो सोचने लगी, क्या वो और संध्या भी 2 छिपकलियां हैं? और आनंद, उसने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया।